हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 10th और 12th क्लास की जो डेट शीट है कि हमारी 10th और 12th क्लास की डेट शीट वो इशू हो चुकी हैं और हरियाणा शिक्षा बोर्ड जो हमारा HBSC है उसने अपनी निर्धारित जो तारीखें हैं एग्ज़ाम करवाने की वो आप लोगों को दे दी हैं। तो इसी के साथ ही डियर स्टूडेंट, अब आप और भी ज़्यादा रिलैक्स मोड में आने का सोचते हैं तो ऐसा न करें। जिन भी स्टूडेंट की अच्छी तैयारी है वो अपना रिवीजन जारी रखें और जिन्होंने अभी तक अपना समय वेस्ट किया है, फिजूल में ही उन्होंने इधर उधर घूमकर टाइम पास किया है, तो वो सीरियस होकर के अपनी स्टडी पर फोकस करें। ऐसे स्टूडेंट के लिए हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं। 2 से 3 बार अगर आप किसी भी वीडियो को देख लेते हैं तो आप उससे संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन आंसर समझ जाते हैं और आप वहां से अच्छे प्रकार से बहुत ही बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में यही बोर्ड जो एग्ज़ाम होते हैं, इन्हीं के ही मार्क्स हैं वो आपके काम आते हैं। किसी भी अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं या कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले कंपटीशन में आने के लिए तो आपको इन क्लासेस की जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वही आपको काम आने वाले हैं। अगर किसी एग्ज़ाम में या किसी कोर्स में 65% नंबर मांगे गए हैं और आपके पास केवल पास मार्क हैं तो आप कैसे एंट्री कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी भी आप लोगों के पास लगभग 1.25 महीना है और इस 1.25 महीने में आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इतना ज़्यादा टेंशन में आने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने जितना पढ़ा है वो रिवाइज करना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो 2 से 3 बार इन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि उनको चैप्टर पूरी तरह से दिमाग में सेट हो जाए। तो इसी के साथ ही चलिए हम अपनी इस चैप्टर की वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। 7 नंबर चैप्टर है हिस्ट्री से हमारी 10th क्लास का, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। और जल्द ही इसके बाद हम लेकर आ रहे हैं 12th क्लास की चैप्टर की ज्योग्राफी से जो वीडियो हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और तब तक हम इस चैप्टर को देखते हैं। 16वीं सदी में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप, तो यहाँ बताया कि 16वीं सदी में पुनर्जागरण हुआ था। कैसे कि जब हमारा पूर्व मध्यकालीन समय था वहाँ पर बहुत से विदेशी आक्रमणकारी आए थे। मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्टिंग हुई थी आक्रमण की भारत पर और उसके बाद एक के बाद एक बहुत से विदेशी आक्रमणकारी आए थे और उन्होंने काफ़ी समय तक हमारे समाज पर, हमारे देश पर राज किया। उसके बाद फिर 16वीं शताब्दी आती है और उसमें पुनर्जागरण यानी कि जो हमारे देश की जनता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी उसमें फिर से जोश उभर करके सामने आता है राष्ट्रीय के नाम पर। और कुछ धर्म हैं, उन धर्मों में जो कुछ कुरीतियां थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया लोगों के द्वारा। हमारे बहुत से लीडर हुए हैं, उन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके इन कुरीतियों का पुरजोर सामना किया। तो देखिए यहाँ पर बताया है कि जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जागरण हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पर यूरोप की बात बताई गई है क्योंकि उपनिवेशवाद तो यूरोप ही करता है हमारे देश में, साम्राज्यवाद भी वही हमारे देश में चलाता है। तो यहाँ पर धार्मिक, आर्थिक आदि जो राजनीतिक, सामाजिक जो उनका जागरण हुआ है उसके विषय में बताया है। इस जागरण से विश्व में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो आधुनिक युग की शुरुआत होती है, देखो 16वीं शताब्दी बताया था, तो 16वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर जो है औद्योगिक क्रांति भी आती है, बहुत से आविष्कार होते हैं, सबके विषय में हम जानेंगे। नेतृत्व यूरोप ने किया था। जो यूरोप में जो क्रांति आई थी तो विश्व का नेतृत्व किसने किया था? यूरोप ने। इस जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप और विशेष रूप से इंग्लैंड में खेती करने के तरीके और उत्पादन के क्षेत्र में महान परिवर्तन हुए।
तो यहाँ देखने वाली बात है कि यूरोप में जब ये सारे परिवर्तन हो रहे थे और ये आगे बढ़ रहा था यूरोप इस क्षेत्र में, तो उसमें भी विशेष रूप से इंग्लैंड सबसे आगे था। और इंग्लैंड में जो खेती करने की नई तकनीकें थी, उत्पादन को बढ़ाने का जो उनके पास नया मेथड था, वो उन्होंने संसार भर में इशू किया था, और जिससे वहाँ बड़ी मात्रा में अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। जैसे जैसे संसार के विभिन्न देश इस तकनीक को सीखने लगे तो वहाँ पर उत्पादन बढ़ने लगा। अपने तैयार माल को बेचने और अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए यूरोप के देश एशिया और अफ्रीका के विशाल भूभागों की तरफ आकर्षित हुए। तो अब यहाँ पर उपनिवेशवाद की बात की जा रही है कि जब यूरोपीय कंट्रीज में एक बड़े स्तर पर औद्योगिकरण होने के बाद जब वहाँ पर तैयार माल काफ़ी मात्रा में हो गया था, तो उस माल को खपाने के लिए उनको बहुत बड़े बाज़ारों की आवश्यकता थी, और जिसके लिए वो भारत, एशिया के बहुत से देश और फिर अफ्रीकी देशों के बड़े भूभागों की तरफ वो बढ़ते हैं और अपनी आर्थिक गतिविधियों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। इन भागों पर अपना अधिकार एवं राजनीतिक अधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करने लगे। तो यहाँ पर जो औद्योगिक रूप से अपना व्यापार करने के लिए एशिया और अफ्रीका के देशों में ये यूरोपियन कंट्रीज आ रही थी, तो उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था कि वहाँ पर व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया जाए, और फिर उसके बाद उनकी आर्थिक और राजनीतिक जो शक्तियाँ थी वो भी अपने हाथों में कर लेते हैं। फिर आगे बताया गया है कि इसी अधिपत्य के प्रयासों को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का नाम दिया जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में जाकर के हम इस तरह से व्यवहार करें कि जैसे वो क्षेत्र हमारा ही है या फिर हमारे ही किसी चित परिचित का है, और वहाँ पर हम वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि हम अपने घर या अपने देश या शहर में करते हैं, तो उसी को ही जो है साम्राज्यवाद कहते हैं। और अगर किसी क्षेत्र में हम कुछ निवेश करते हैं और वहाँ की वस्तुओं को अपने देश में ले जाते हैं, अपने देश की वस्तुओं को यहाँ लाते हैं और खरीद फरोख्त के ऐसे माध्यम को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत अध्याय में हम उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के कारणों तथा उपनिवेशक, उसके स्वरूप और उसके विस्तार तथा प्रभावों का अध्ययन करेंगे। तो ये सभी बातें हम इस चैप्टर में जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि उपनिवेशवाद क्या होता है और साम्राज्यवाद क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं। भाई, ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद होता ही क्यों है, फिर उसके बाद उपनिवेशक कौन होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि विस्तार से जानेंगे इसके प्रभाव भी क्या रहे और ये कहाँ कहाँ तक कामयाब होता है। ये सारी बातें हम आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब यहाँ पर आओ सीखे अध्ययन के प्रमुख बिंदु। तो अध्ययन के कुछ अध्याय हैं ये हमारा, इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का अर्थ यहाँ पर हमने अभी जाना है, इसके विषय में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम क और कॉलम ख। तो क कॉलम में देखते हैं साम्राज्यवाद के प्रसार में सहायक परिस्थितियां। तो साम्राज्यवाद के प्रसार में जो सहायक परिस्थितियां हैं उनके विषय में जानेंगे हम इस कॉलम क में। नंबर 1 है यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति के विषय में जानेंगे, कैसी परिस्थितियों में ये औद्योगिक क्रांति आती है, सबसे पहले यूरोप के किस देश में आती है ये हम जानेंगे, और इसका विश्व में क्या प्रभाव रहा। फिर है ऑप्शन यहाँ पर पॉइंट 2, अतिरिक्त पूंजी। अतिरिक्त पूंजी कहाँ से आती है? यूरोपीय कंट्रीज के पास औद्योगिक क्रांति के लिए वो अपनी खेती को उन्नत बनाते हैं, इन सब कार्यों के लिए व्यापार करते हैं, इन सब कार्यों के लिए उनके पास अतिरिक्त पूंजी कहाँ से आती है ये जानेंगे। फिर पॉइंट नंबर 3 है यातायात और संचार के साधन। किस तरह से यातायात और संचार के साधनों ने इस औद्योगिक क्रांति में अपना योगदान दिया है, ये भी हम जानने का पूरा प्रयत्न करेंगे। फिर इसके बाद पॉइंट 4 है ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान। ये भी हमें बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। पहले भी से चैप्टर से पहले जो चैप्टर आया था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान रहा है ईसाईयत को विश्व में फैलाने के लिए। तो उसी तरह से व्यापारीकरण में भी ईसाई धर्म प्रचारकों का काफ़ी योगदान रहा है।
फिर पांचवा जो पॉइंट है वो है उग्र राष्ट्रवाद की भावना। तो राष्ट्रवाद की भावना भी पनपती है यूरोपियन कंट्रीज में, और फिर वो इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वो विश्व के सभी कंट्रीज को जो है आज़ाद करने का आश्वासन देते हैं। फिर आगे चल के पॉइंट नंबर 6 है सभ्य बनने का अभियान चलता है। जैसे कि हमने देखा कि इंग्लैंड, भारत में फ्रांस और जो डच हैं, डेनिश हैं, ये सभी कंट्रीज जो हैं वो सभ्य बनने का अपना दिखावा करते हैं और विश्व के दूसरे देशों को भी यह दर्शाने का प्रयत्न करते हैं कि हम भी आप लोगों को सभ्य बनाना चाहते हैं। फिर है पॉइंट नंबर 7 एशिया और अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियां। अब यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह से यूरोपीय कंट्रीज यहाँ एशिया और अफ्रीका के देशों में आकर के अपने उपनिवेशवाद स्थापित करती है, अपने साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाती है, और कैसे परिस्थितियाँ रही होंगी। अनुकूल परिस्थितियों के विषय में हम सब जानेंगे एशिया और अफ्रीका के तहत। आगे फिर कॉलम नंबर 6 है, इसमें साम्राज्यवाद का विकास कैसे होता है हम ये जानेंगे। तो इसका पॉइंट नंबर 1 है एशिया में साम्राज्यवाद। एशिया में विभिन्न देशों में जो साम्राज्यवाद होता है यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, तो वो हम जानेंगे कि भाई किस देश में किस यूरोपियन कंट्री ने अपना साम्राज्यवाद स्थापित किया था। पॉइंट नंबर 2 है इंग्लैंड के उपनिवेश देखेंगे, कहाँ इंग्लैंड के उपनिवेश हुए हैं। ये इंडिया से विशेष तौर से संबंधित है। भारत में जो उपनिवेश करने वाला देश था वो इंग्लैंड था, और उसी का ही साम्राज्यवाद यहाँ हुआ था। फिर पॉइंट नंबर 3 है पुर्तगाल के उपनिवेश के विषय में जानेंगे, जिनमें से भारत भी एक है, और हमारे कालीकट क्षेत्र में, गोवा क्षेत्र में जो है पुर्तगालों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। फिर इसके बाद है 4 नंबर पॉइंट है हॉलैंड के उपनिवेशों के विषय में बात करेंगे कि भाई हॉलैंड ने अपने उपनिवेश एशिया और अफ्रीका के किन क्षेत्रों में बना रखे थे। फिर पॉइंट नंबर 5 है फ्रांस के उपनिवेश और जर्मनी तथा रूस के उपनिवेशों के विषय में भी हम जानेंगे। फिर आते हैं 6 नंबर पॉइंट में चीन में उपनिवेशवाद के विषय में जानेंगे कि भाई चीन में जो उपनिवेशवाद हुआ था वो किस कंट्री के द्वारा हुआ था, इसके क्या प्रभाव रहे। और पॉइंट नंबर 7 जो है वो अफ्रीका में साम्राज्यवाद के विषय में बताएगा। तो अफ्रीका में साम्राज्यवाद किस कंट्री के द्वारा होता है और इसके वहाँ पर क्या प्रभाव रहे, इस विषय में भी हम पूरी डिटेल से इस चैप्टर में जानने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉलम नंबर 11, जो तीसरा कॉलम है साम्राज्यवाद का भारत पर विनाशकारी प्रभाव। देखिए, साम्राज्यवाद का जो प्रभाव होता है वो एक कंट्री पर विनाशकारी भी हो सकता है और उसके लिए अच्छा भी हो सकता है, लेकिन हमारे देश पर साम्राज्यवाद का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी रहा है। किस तरह से जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके दौरान इंग्लैंड ने अपने सैनिकों की जगह भारतीय जवानों को प्रथम विश्व युद्ध में अपनी तरफ से झोंक दिया था। फिर हमारे जो कृषि व्यवस्था थी उसका शोषण किया था। जो हमारे खाद्यान्न थे उनका खनन करके वो अपने देश में ले जाते थे। हमारे उद्योगीकरण जो लघु उद्योग थे उनका उन्होंने काफ़ी हद तक शोषण किया, और जो उनकी कर व्यवस्था थी उससे हमारा आम जन भी काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो इसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1 है गांव की स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का छिन्न भिन्न होना। तो भारत की स्वावलंबी जो गांव ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसका छिन्न भिन्न हो जाता है, यानी कि वो बिखर जाती है, और ये साम्राज्यवाद के कारण होता है। फिर पॉइंट नंबर 2 है हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होता है। हस्तशिल्प उद्योग जो हमारे कारीगर हैं जो अपने हाथों की कलाओं से बहुत से लघु उद्योग स्थापित करके वस्तुएं बनाते हैं, उनके विषय में यहाँ पर बताया जाएगा और वो उनका पतन हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 है भारतीय धन अथवा संपदा का निष्कासन। भारतीय धन अथवा संपदा का निष्कासन होता है। तो यहाँ पर धन से बात की जाए तो जो वो व्यापार यहाँ पर करते थे, जो व्यापार अंग्रेज यहाँ पर करते थे, वहाँ उनको जो धन प्राप्त होता था वो सारा धन वो अपने देश में ले जाते थे, और जो हमारी संपदा थी वो भी अपने देश में ट्रांसफ़र करते रहते थे। पॉइंट नंबर 4 है उद्योगों का पतन। जो भारत के मूलभूत उद्योग होते थे उनका पतन होना शुरू हो चुका था।
और अंग्रेजों ने बड़ी भारी मात्रा में अपने मशीनीकरण युग को यहाँ पर लागू किया था। लोगों से मजबूर किया गया था उनको काम करने के लिए, किसानों को मजबूर किया जाता था उनको अंग्रेजों के लिए उपज उपजाने के लिए। तो इस तरह से हमारे उद्योगों का पतन हो जाता है। और फिर पॉइंट नंबर 5 है पश्चिमी शिक्षा लागू होना। भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी वो आध्यात्मिक रूप से होती थी, गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देता था, लेकिन उसकी जगह पर जो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली थी उसको लागू किया गया। और फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है निर्यात की अपेक्षा आयात पर दबाव देना। तो निर्यात की जगह उन्होंने आयात को ही यहाँ पर बढ़ाया था। वो हमारे देश का जो तैयार माल था वो किसी दूसरी जगह पर लोगों को बेचने नहीं देते थे, बस वो अपने माध्यम से ही अपने देश में ले जाते थे, सस्ता माल यहाँ से खरीदते थे और अपने देशों में या पश्चिमी देशों में ले जाकर के उसे महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते थे, फायदा कमाते थे। तो इसी के बाद ही फिर जो आयात होता था वो अपने देश से ज़्यादा करते थे भारत में, और आयात के लिए एक बहुत ही भारी भरकम रकम वो अपने देश में पहुंचा देते थे। इस तरह से भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया साम्राज्यवाद ने भारत को। फिर आगे पॉइंट नंबर 7 है भारतीय कृषि एवं किसानों पर दुष्प्रभाव। तो भारतीय कृषि और किसान जो थे उन पर दुष्प्रभाव रहा साम्राज्यवाद का, किस तरह से उनका पतन होता गया। किसान अपनी जमीन गंवा बैठे, कृषि वो अपने फायदे के लिए जो कृषि करवाते थे वह कृषि के माध्यम से हमारी जो उपजाऊ भूमि थी वह लगभग निष्क्रिय होती जा रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ शोषण हो रहा था भारतीय समाज का। और फिर लास्ट पॉइंट है 8वां पॉइंट जो है वो है ईसाई धर्म का प्रचार। साथ ही साथ ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए वो अपने यहाँ से पोप और पादरियों को लेकर के आते थे और यहाँ पर आकर के अपने धर्म का प्रचार करते थे और दूसरे धर्मों की वो निंदा करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने दुष्प्रभाव डाला भारतीय समाज पर। डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही रोचक चैप्टर है। आपको अपने देश में ये घटित होने वाली सभी घटनाओं के विषय में जानकारी मिलेगी जो 16वीं शताब्दी से शुरू होती है और आज तक उसका प्रभाव हम अपने समाज में देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले उपनिवेशवाद के विषय में। तो यहाँ पर हम उपनिवेशवाद के विषय में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। एकाग्रचित्त होकर के ध्यान से सुनते रहिए। किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे निर्बल और गरीब देशों को अपने अधीन लेकर उनसे आर्थिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति उपनिवेशवाद कहलाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोई ताकतवर जो देश है वह दूसरा कोई निर्बल और गरीब देश पर अपना इस तरह से अधिकार कर लेता है कि उसका वो आर्थिक लाभ उठाता रहे, और इसी तरह की प्रवृत्ति को यानी कि इसी तरह की प्रणाली को ही उपनिवेशवाद कहते हैं। आपने जो फिल्में होती हैं वो भी आपने देखी होंगी, सीरियल होती हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि जगह किसी और की होती है और कब्जा उस पर किसी और का होता है, उसे यूज कोई और करता है। इसी को ही उपनिवेशवाद कहते हैं। इसका मुख्य आधार वाणिज्यवाद था। तो यहाँ पर देखिए एक और बात बताई है कि ये जो साम्राज्यवाद से पहले उपनिवेशवाद हुआ था इसका मुख्य आधार जो था ना वो वाणिज्यवाद था, यानी कि वो व्यापारिक रूप से शुरू होता था। वाणिज्य व्यापारिक होता है और वाणिज्यिक रूप से जो है पहले ये विदेशी जो आए थे व्यापारी हमारे देश में, उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले व्यापारी बनकर के आए और फिर व्यापार करते करते वो हमारी आर्थिक और राजनीतिक नीतियां देखते गए और समझते गए। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे एक एक क्षेत्र पर अधिकार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार की नीति का अनुसरण यूरोप में सामान्यतः 1500 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच किया गया था। तो ये जो नीतियां अपनाई गई थी कि भाई दूसरे क्षेत्र पर अधिकार करके उसे अपने लिए यूज करना, इस तरह की नीति का पहली बार उपयोग यूरोप में ही हुआ था और वो भी कब 1500 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच।
19वीं शताब्दी में इसे उपनिवेशवाद ने नया रूप धारण कर लिया था। तो 19वीं शताब्दी में जो है इसने एक नया रूप धारण किया था उपनिवेशवाद ने, तथा अब यह उपनिवेशवाद से साम्राज्यवाद बन गया था। अब तक तो वो 19वीं शताब्दी से पहले तो वो उपनिवेशवाद था कि भाई जाकर के सीधा जो है वो व्यापार के लिए निवेश करते थे, वहाँ के जो लघु उद्योग करने वाले हैं उनको पैसा देते थे और अपने लिए वस्तुएं बनवाते थे और अपना व्यापार चलाते थे। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे ये साम्राज्यवाद में बदल जाता है। अब देखिए इतिहास में प्राय 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल रहा। अगर आपसे डियर स्टूडेंट कोई पूछ ले कि भारतीय इतिहास में उपनिवेशवाद का काल बताइए वो कौन सा था, तो वो था 15वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक जो काल रहा वो उपनिवेशवाद का रहा। इस काल में यूरोप के लोगों ने विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेश बनाए थे। तो यूरोप के जो लोग थे, या फिर यूं कहें कि यूरोप के जो देश थे, उन्होंने विश्व के दूसरे भागों में या दूसरे देशों में जो है अपने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए थे। इस काल में उपनिवेशवाद में विश्वास के मुख्य कारण थे। तो इस समय मतलब जो प्रेजेंट काल चल रहा है, समय चल रहा है, इसमें हम किसी को आसानी से ऐसे उपनिवेशवाद फैलाने के लिए मतलब आसान रास्ता उसको नहीं दे सकते। लेकिन जरा सोचो कि 16वीं से 15वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी के बीच के जो लोग थे वो कम पढ़े लिखे थे, भोले भाले थे और दूसरों का छीनना ऐसा कुछ विश्वास नहीं रखते थे। तो उन लोगों में जो है उपनिवेशवाद में एक मुख्य विश्वास के कुछ कारण थे। और वो क्या कारण थे देखते हैं। देखिए यहाँ पर वो जो ब्रिटिश आते थे वो यहाँ पर हमारे भोले भाले लोगों से क्या करते थे भाई, लाभ कमाने की लालसा रखते थे। तो वो हमारे जो भोले भाले लोग थे, सीधे साधे किसान थे, व्यापारी थे, उनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते थे। फिर आगे है मातृ देश की शक्ति बढ़ाना चाहते थे। जिस देश के वो नागरिक थे वो अपने देश की शक्ति को बढ़ाना चाहते थे साम्राज्यवाद करके। फिर उसके बाद आता है मातृ देश में सजा से बचना। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने देश में कुछ संगीन अपराध किया हो और वहाँ की न्याय प्रणाली ने उनको दंडित करने का फैसला किया हो, जिससे बचने के लिए ये विश्व के दूसरे देश में जाकर के साम्राज्यवाद कर देते हैं, उपनिवेश के माध्यम से वो चले जाते हैं और इस तरह से वो मातृ देश की सजा से भी बचने का प्रयास करती हैं। अब है स्थानीय लोगों का धर्म बदलवाकर उन्हें उपनिवेशिक धर्म में शामिल करना। तो यहाँ पर वो पहुँचते हैं और वो धीरे धीरे फिर अपना धर्म प्रचार करते हैं और उन लोगों को जो उनके अधीन हो जाते हैं उनका वो धर्म परिवर्तन करवा करके अपने धर्म में बदल देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे देश को इस समाजवाद और उपनिवेशवाद ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। अब यहाँ पर कुछ उपनिवेशी यह भी सोचते थे कि स्थानीय लोगों को ईसाई बनाकर तथा उन्हें सभ्यता का दर्शन कराकर वे उनकी सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ उपनिवेशी जो विदेशी आते थे वो ये सोचते थे स्थानीय लोगों को वो ईसाई बनाएंगे पहले तो, और फिर उन्हें जो है सभ्यता का दर्शन कराकर उनकी सहायता हम करेंगे कि भाई वो सभ्य बने। वो जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो अपने आप को सभ्य मानती थी, तो इसलिए वो ये चाहते थे और वो दर्शाते थे कि हम पूरे विश्व को सभ्य बनाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर किंतु वास्तविकता में उपनिवेशवाद का अर्थ था। तो यहाँ पर कहा है कि वास्तविक रूप से उपनिवेशवाद का जो अर्थ था वो था अधिपत्य या विस्थापन या फिर मृत्यु। तो यहाँ ये बातें बताई गई हैं, या तो अधिपत्य हो, उस पर पूरा अधिकार हो जाए, या फिर विस्थापन हो जाए कि वो लोग उनके साथ चले जाएं उनके साथ, या फिर मृत्यु। बस यही यहाँ पर जो है उपनिवेशवाद का वास्तविक अर्थ था। कोई उपनिवेशवाद को नहीं अपनाता था तो उसे मार दिया जाता था। उपनिवेश को मातृ देश के साम्राज्य का भाग बना लिया जाता था। जिस क्षेत्र में जिस देश में उपनिवेश करते थे वो लोग, वो अपने मातृ देश में उसका जो भी हिस्सा था उसे शामिल कर लेते थे, यानी कि मिला लेते थे।
इसी को ही साम्राज्यवाद कहा जाता था। अतः उपनिवेशवाद का साम्राज्यवाद से घनिष्ठ संबंध है, यानी कि बहुत ही गहरा संबंध है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच। तो आइए अब हम आगे देखेंगे कि ये उपनिवेशवाद की जो स्थापना हुई इसके कारण क्या रहे होंगे। कुछ तो कारण या वजह रही होगी जिसकी वजह से ये उपनिवेशवाद की आवश्यकता होती है, और फिर कहाँ कहाँ वो जा करके उपनिवेश अपना बनाते हैं तो देखेंगे। अब हम अगर बात करें कि उपनिवेशों की स्थापना के कारण, तो व्यापारिक क्रांति को सफल बनाने में भौगोलिक खोजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो व्यापारिक जो क्रांति थी उसको सक्सेस करने के लिए भौगोलिक खोजें यानी कि आपने देखा होगा कि भाई जो वास्को डी गामा था वो शिप लेकर के भारत के तट पर पहुंचा था, तो ये भौगोलिक खोजें थी। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस क्रांति को सफल बनाने के लिए। तो इन भौगोलिक खोजों के साथ ही उपनिवेशवाद का आरंभ होता है। तो ये भौगोलिक जो खोजें थी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उपनिवेशवाद में मदद की है। तो देखिए स्पेन, पुर्तगाल, डच, फ्रांस एवं इंग्लैंड आदि यूरोपीय देशों ने सुदूर देशों में उपनिवेश स्थापित किए। तो सुदूर का मतलब है बहुत ज़्यादा दूर के जो देश थे उनमें भी अपने उपनिवेश स्थापित कर दिए थे। और यहाँ पर बताया कि यूरोप में उपनिवेशवाद के आरंभ के निम्नलिखित कारण थे, और इसके कारण भी थे। तो देखिए नंबर 1 है ट्रिपल जी नीति। ये ट्रिपल जी नीति क्या है? गोल्ड, ग्लोरी और गोड। तो सीधी सी बात समझ में आ रही है, गोल्ड, ग्लोरी और गोड। तो देखिए यहाँ पर जो गोल्ड है यानी कि धन, और ग्लोरी है ऐश्वर्य, और यहाँ पर गॉड यानी कि अपने धर्म का प्रसार। तो भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज ने यूरोपीय देशों में स्वर्ण जैसी बहुमूल्य धातु के संग्रह की प्रतिस्पर्धा आरंभ की। तो कोलंबस के विषय में आपने सुना होगा कि अमेरिका की खोज किसने की, तो वो कोलंबस ने की थी। तो कोलंबस जो है वो खोज करता है अमेरिका की, और फिर उसके बाद यूरोपीय जो देश थे उनको स्वर्ण का मतलब यहाँ पर सोना जैसी बहुमूल्य धातु को इकट्ठा करने की जो प्रतिस्पर्धा थी वो उनमें शुरू हो जाती है। और स्वर्ण संग्रह की प्रतिस्पर्धा की स्थिति यह थी कि समस्त यूरोप में अधिक स्वर्ण, अधिक समृद्धि, अधिक कीर्ति का नारा बुलंद हो गया। यानी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा सोना होगा, सबसे ज़्यादा वो अमीर समझा जाएगा, उसका जो मान सम्मान है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये बुलंद हो गया था नारा। अब समस्त यूरोपीय राष्ट्रों का प्रमुख ध्यान सोना, कीर्ति और ईश्वर पर केंद्रित हो गया था। यानी कि अब जो यूरोप के जितने भी राष्ट्र थे वो सभी ऐसा ही चाहते थे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सोना हो, हमारा मान सम्मान ज़्यादा बढ़े, और जो भगवान है, जो ईश्वर है, उसका प्रचार सबसे ज़्यादा वही करे। तो उपनिवेशों की स्थापना से यूरोपीय देशों को सोना भी मिला था। तो उपनिवेशों की स्थापना हुई तो अमेरिका विश्व में सबसे ज़्यादा सोना जो है खनन करता है। फिर यहाँ पर देखिए इसी वजह से जो है यूरोपीय कंट्रीज को सबसे ज़्यादा सोना मिलता है उपनिवेशीकरण से। कीर्ति भी फैली और धर्म का प्रचार भी हुआ। तो उन्होंने अपने धर्म को भी फैलाया और अपना सम्मान भी फैलाया। अतः ट्रिपल जी नीति निसंदेह उपनिवेशों की स्थापना का एक कारण अवश्य थी। तो ये ट्रिपल जी जो था, गोल्ड, ग्लोरी और गॉड, तो ये उपनिवेशीकरण का एक मुख्य कारण तो जरूर रही है। अब है इसके बाद नंबर 2, कच्चे माल की प्राप्ति। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने पढ़ा था कि 16वीं शताब्दी में यूरोपीय कंट्रीज में औद्योगिकरण होता है, औद्योगिक क्रांति आती है, और तैयार माल को खपाने के लिए, बेचने के लिए समृद्ध बाजारों की आवश्यकता होती है। तो देखिए कच्चे माल की प्राप्ति भी तो जरूरी है। औद्योगिकरण होगा तो उसके लिए कच्चा माल भी चाहिए। तो व्यापारिक समृद्धि के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में कई उद्योगों की स्थापना हुई। तो ये बात भी ठीक है कि भाई जब व्यापार समृद्ध हुआ तो यूरोपीय देशों में बहुत से बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, और यूरोप में उन उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी थी।
तो वहाँ हमने ये पढ़ा है कि कच्चा माल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है यूरोप में। अतः यूरोपीय देशों ने कच्चे माल की प्राप्ति के लिए अफ्रीकी और एशियाई देशों में उपनिवेशों की स्थापना की। तो हमारे जो एशियाई देश हैं और जो अफ्रीकी देश हैं वहाँ पर कच्चा माल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, चाहे वो कोई धातु हो या कोई खनिज हो, कुछ भी हो, वो सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यूरोपीय देशों ने जो है उनमें अपने जो उपनिवेश है वो शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 है निर्मित माल की खपत। अब यहाँ पर कच्चे माल के लिए उपनिवेश बनाए गए एशियाई और अफ्रीकी देशों में। फिर उसी तरह से व्यापारीकरण भी बढ़ रहा था। तो अब जो माल बन चुका था उसको बेचने के लिए एक बहुत ही बड़े बड़े बाजारों की आवश्यकता थी। तो व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी भी था। तो निर्मित माल की खपत के लिए उद्योगों की स्थापना और कच्चे माल की उपलब्धता से औद्योगिक उत्पाद तीव्र गति से बढ़ा। तो जब कच्चा माल भी भरपूर मिल रहा था और फिर औद्योगिकरण भी खूब हो रहा था, तो फिर उत्पादन भी बहुत ही तीव्र गति से बढ़ गया। क्योंकि इस समय सभी यूरोपीय देश आर्थिक संरक्षण की नीति पर चल रहे थे। आर्थिक संरक्षण की नीति क्या थी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना, ये उनकी नीति थी। और फिर यहाँ पर अतः इस निर्मित माल को बेचने के लिए भी उपनिवेशों की स्थापना की गई। स्थापना का मतलब यहाँ पर है कि दूसरे देशों पर अधिकार कर लिए गए थे और वहाँ पर उपनिवेश स्थापित करते हुए अपने साम्राज्यवाद को फैलाया और फिर संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार वो कर लेते थे। अतः प्रत्येक उपनिवेश को शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा जबरन बताया है कि जबरन निर्मित माल की खरीद और कच्चे माल के निर्यात के लिए बाध्य किया गया। तो उन पर जबरन जो है माल खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता था और फिर कच्चा माल देने के लिए भी उनको बाध्य किया जाता था। पूरी तरह से कहा जाए तो सबसे पहले वो उनको मजबूर करते थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो उनको पूरी तरह से अपने शिकंजे में कसते थे और फिर उनको मन चाहा वैसा ही उनसे कार्य करवाते थे। तो ये एक बहुत ही विकट परिस्थितियां होती थी उस समय। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4, जनसंख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या में वृद्धि, अब औद्योगिकरण हो रहा था और वहाँ पर आर्थिक जो क्रांति थी वो बढ़ चुकी थी, व्यापारीकरण भी बढ़ चुका था। तो जिसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या भी बढ़नी लाजमी थी। तो यूरोप के विभिन्न देशों में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो नगरीकरण तो हो ही रहा था औद्योगिकरण के साथ साथ, तो उसी के साथ साथ जो है जनसंख्या भी बढ़ रही थी। कालांतर में अतिशेष जनसंख्या को बसाने के लिए भी उपनिवेशों की स्थापना को बल मिला। तो जब जनसंख्या बढ़ रही थी तो संसाधन तो पश्चिमी देशों के पास काफ़ी थे, लेकिन उनको बसाने के लिए वो घर कहाँ बनाए, वो ज़मीनें उनके पास जो है बहुत कम पड़ रही थी। तो इसलिए भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जुटाने के लिए ताकि वो अपनी जनसंख्या को वहाँ पर बसा सकें, तो उन्होंने उपनिवेशीकरण का सहारा लिया था। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5, प्रतिकूल जलवायु। अब ये प्रतिकूल जलवायु जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है। किसी क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी शीत होती है, तो किसी में कोई ऋतु होती है। तो इसकी वजह से जो है बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो प्रतिकूल जलवायु से देखते हैं, यूरोप वासियों को व्यापारिक प्रगति एवं नवीन देशों से संपर्क के फलस्वरूप कई नवीन वस्तुओं का भी ज्ञान हुआ था। मतलब जब यूरोप वासी जो थे व्यापारीकरण करते हुए, उपनिवेश करते हुए विश्व के दूसरे क्षेत्रों तक जब वो जाते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो उनको कुछ नई नई वस्तुएं और नई नई चीज़ों का ज्ञान होता है जो उनके देश में, उनके जो क्षेत्र था उसमें कभी नहीं हुए, उन्होंने कभी नहीं देखे।
तो देखिए यहाँ पर आलू है, तंबाकू है, भुट्टा है। भुट्टा किसको कहते हैं? यहाँ पर जो मक्का होती है ना, उसको भुट्टा कहते हैं। आदि का ज्ञान भी उन्हें पूर्वी देशों के साथ संपर्क से ही हुआ था। अब पूर्वी देश बताया है तो हमारी तरफ वाला क्षेत्र है, और यहाँ के संपर्क में आने से उनको आलू, तंबाकू और भुट्टा जैसे वस्तुओं का, खाद्य पदार्थों का उनको ज्ञान होता है। फिर इसके बाद गरम मसाले हैं, चीनी है, काफ़ी है, चावल आदि के भी अब वे आदि हो गए थे। तो ये सभी चीज़ें तो हमारे एशियाई देश की विशेषता है कि गरम मसाला, चीनी और कॉफ़ी, चावल आदि ये सभी हमारे क्षेत्र में होते हैं। प्रतिकूल जलवायु के कारण ये सभी वस्तुएं यूरोपीय देशों में उगाना संभव नहीं थी, क्योंकि वहाँ का मौसम जो है वो विपरीत होता था। जलवायु लगातार विपरीत बनी रहती थी। इन वस्तुओं को, इन व्यंजनों को नहीं, इन खाद्य पदार्थों को उगाने से जो है वहाँ पर इन्हें प्राप्त नहीं किया जाता था। तो वहाँ पर प्रतिकूल जलवायु के कारण भी वो उपनिवेशीकरण को अपनाते थे। अतः यूरोपीय विशेषतः अंग्रेज चाहते थे कि उन्हें ऐसे प्रदेश प्राप्त हो जाएं जहां इनकी खेती की जा सके। तो जो अंग्रेज थे, जो यूरोपीय थे, वो यही चाहते थे कि हमें ये जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो इन चीज़ों के जो वो आदि बन चुके थे, इन्हें प्राप्त करने के लिए वो ऐसे क्षेत्र चाहते थे जहां वो इनको उत्पादित कर सके। अतः अनुकूल जलवायु वाले स्थानों में उपनिवेश स्थापना की विचारधारा को बल मिला। तो इसीलिए उन्होंने जो है एशियाई बहुत से देशों पर अपने उपनिवेश स्थापित कर दिए थे, और फिर इन जो फसलें थी इनका उन्होंने उत्पादन करवाना शुरू कर दिया था। पॉइंट नंबर 6 है समृद्धि की लालसा। अब समृद्धि की लालसा किसे नहीं होती? जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो तो पहले से ही जो है समृद्धि चाहती थी, और उनकी भूख ये दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक उपनिवेश पुर्तगाल और स्पेन ने स्थापित किए थे। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि जो यूरोपीय कंट्रीज थी उनमें से सबसे पहले जो भौगोलिक खोजें हुई थी, जैसे कि अमेरिका की खोज करना, भारत की खोज करना, तो ये जो है सबसे पहले पुर्तगाल और स्पेन ने ही स्थापित की थी उपनिवेश की नीति। इससे परिणाम स्वरूप उनकी समृद्धि में आशातीत वृद्धि हुई। तो उनकी जो समृद्धि थी उसमें वृद्धि तो होनी थी। भाई पुर्तगाल ने भारत में जो है अपना अधिकार किया बहुत बड़े क्षेत्र पर, और वो भी कौन सा क्षेत्र? जहां पर हमारे मसाले उगते थे। तो ये एक बहुत ही आशातीत जो है उनकी वृद्धि हुई। अतः इनकी समृद्धि को देखते हुए समृद्धि की लालसा में अन्य यूरोपीय देश भी उपनिवेश स्थापित करते हुए अग्रसर हुए। अतः इन स्पेन और पुर्तगाल देश की समृद्धि को देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज जो दूसरी बच गए थे, उन्होंने भी उनको देख करके समृद्धि की लालसा में बहुत ही ज़्यादा उपनिवेशीकरण किया था। दुनिया के अलग अलग देशों में जा करके उन्होंने अपना अधिकार करना शुरू कर दिया, और वो भी अपने लिए जो है उत्पादन को करवाने लगे, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने लगे, उनसे अपने कार्य करवाने लगे। अब हम देखते हैं साम्राज्यवाद। ये साम्राज्यवाद के विषय में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अभी तक हमने देखा था उपनिवेशवाद। जब कोई शक्तिशाली एवं उन्नत देश किसी कमजोर और पिछड़े हुए देश पर बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित करता है और उसका राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से शोषण करता है, तब उस शक्तिशाली देश की इस इच्छा और प्रवृत्ति को साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो देखिए कितने सरल शब्दों में यहाँ आपकी बुक में बताया गया है कि जब कोई शक्तिशाली या समृद्ध या उन्नत देश किसी कमजोर और पिछड़े हुए देश पर अपने बलपूर्वक यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन उस पर अधिकार स्थापित कर लेता है, और उस देश की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक यानी कि वहाँ की राज्य व्यवस्था, और आर्थिक उनकी धन संपदा, सांस्कृतिक उनका रहन सहन, उनका कल्चर, उसका जो है शोषण करता है, तब उस शक्तिशाली देश की इस इच्छा और प्रवृत्ति को साम्राज्यवाद कहा जाता है।
साम्राज्यवादी देश जिस देश पर अपना अधिकार स्थापित करता है वह देश उस साम्राज्यवादी देश का उपनिवेश कहलाता है। तो ठीक यही बात जो है बताई गई है कि जो साम्राज्यवादी देश है और जिस देश पर वह अपना अधिकार स्थापित करता है वह देश उस साम्राज्यवादी देश का उपनिवेश कहलाता है। और ऐसी अवस्था में साम्राज्यवादी देश यहाँ बताया कि साम्राज्यवादी देश शासित देशों की जनता के हितों की उपेक्षा कर अपने देश के हितों के लिए उनका शोषण करते हैं। तो जैसे कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने भारत के लोगों की इस संपदा को लूटने के लिए भारत के लोगों का ही शोषण किया और वो संपदा ले जाकर के अपने देश के लोगों के लिए उन्होंने यूज की। तो यहाँ यही बताया गया है, साम्राज्यवादी देश उपनिवेश के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर शोषण करता है। तो शोषण की तो बात यहाँ शुरू से ही रही है। आर्थिक और प्राकृतिक रूप से जो है वो शोषण करते रहे हैं। आर्थिक रूप से कैसे कि वो कर वगैरह लगाते थे और वो हमारे से बहुत ही ज़्यादा कर लेते थे। हमारी ज़मीन जो है वो दूसरों को बेच देते थे और फिर यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन जो थे हमारे वो अपने देश में ले जाते थे। 1947 ईस्वी से पूर्व हमारा देश भारत भी ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो 1947 से पूर्व यानी कि इससे पहले की बात बताई है तो भारत ब्रिटिश शासन का गुलाम था। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता से पूर्व भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो स्वतंत्रता से पूर्व हम ब्रिटेन के जो है उपनिवेश रहे हैं। फिर आगे देखते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध क्या होता है कि भाई जो लास्ट के 25 साल होते हैं ना, जो एक पूरी शताब्दी होती है 100 साल की, उसमें से जो लास्ट के 25, 20, 15 जो साल होते हैं उतरते हुए उन्हें उत्तरार्ध कहते हैं। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। तो अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं इस तकनीक में जहां उत्पादन बढ़ जाता है, जिनके परिणाम स्वरूप गृह उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ। तो गृह उद्योग कहा है, यही गृह उद्योग लघु उद्योग कहे जाते हैं। लोगों ने अपने घरों में छोटे छोटे उद्योग लगा रखे थे तो उनके स्थान पर जो है बड़े बड़े कारखानों का निर्माण होता है जब क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं औद्योगिकरण में। कब, कहां पर? भारत में। तो देखिए यहाँ पर बताया है कि जो बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ था जिसके कारण हाथ की अपेक्षा मशीन से तथा घर की अपेक्षा कारखानों में तथा कम की अपेक्षा अधिक उत्पादन होने लगा। तो हाथ की जगह तो मशीन से बने वस्तुओं को ज़्यादा यूज किया जाने लगा। घर में बने जो वस्तुएं थी उसकी जगह कारखानों में बनने वाली वस्तुओं को ज़्यादा पसंद किया जाने लगा और फिर कम की अपेक्षा अधिक उत्पादन भी होने लगा। तो इन परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो ये जो परिवर्तन हुए थे ना, इन्हीं परिवर्तनों को ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और फिर अनुकूल परिस्थितियों के कारण सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति अगर कहीं हुई थी तो वो इंग्लैंड में हुई थी। शीघ्र ही यूरोप के अन्य देशों में भी इसका प्रसार हो गया था। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के बाद फिर यूरोप के बचे बाकी देशों में भी औद्योगिक क्रांति अपने शिखर पर पहुंच गई थी। फिर बाद में यह क्रांति जो है धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों में पहुंचती है। अब यहाँ पर 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं एशियाई देश जापान भी औद्योगिक देश बन गए थे। तो 19वीं शताब्दी की बात कही है और जो विश्व शक्ति आज संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो और हमारा जो पूर्वी देश जापान है एशिया का, यह भी औद्योगिक देश बन गया था। इन औद्योगिक देशों में विभिन्न वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया जाने लगा था। तो यहाँ पर जो इन देशों की जनसंख्या थी उसकी आवश्यकता से भी ज़्यादा उत्पादन होने लगा था। फलस्वरूप इस अधिक माल को बेचने के लिए नए बाजार खोजना आवश्यक हो गया।
जो ये बहुत ज़्यादा उत्पादन करते थे, जो इनकी जनसंख्या में खपने के बाद भी बच जाता था, इस बचे हुए माल को बेचने के लिए उनको एक समृद्ध बाजार की आवश्यकता थी। तो उन्होंने इन समृद्ध बाजारों को खोजना शुरू किया। साथ ही इन औद्योगिक देशों को अपने उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल की भारी आवश्यकता महसूस होने लगी। तो ये कच्चा माल जब इतना ज़्यादा उत्पादन उन देशों में बढ़ने लगा था, तो उनके कच्चे माल समाप्त होते जा रहे थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए फिर उन्होंने और भी ज़्यादा उत्पादन करना शुरू कर दिया, जिसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। और कच्चे माल की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए देखिए, इन देशों की ये आवश्यकताएं एशिया और अफ्रीका के देशों से पूरी की जाने लगी। तो यहाँ पर ये सभी देश एशिया और अफ्रीकी देशों की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि यहाँ कच्चे माल के बहुत ही ज़्यादा समृद्ध भंडार थे। क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से ये देश पिछड़े हुए थे, यहाँ इन कच्चे माल का इस्तेमाल नहीं होता था। और यूरोप के औद्योगिक देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने एशिया तथा अफ्रीका के पिछड़े देशों को अपने अधीन करना आरंभ कर दिया था। तो ये जो औद्योगिक देश थे, इन्होंने कच्चे माल के लिए भी इन एशिया और अफ्रीकी देशों पर अपना अधिकार कर लिया था, जिसने साम्राज्यवादी व्यवस्था को जन्म दिया था। और इसी वजह से साम्राज्यवादी व्यवस्था का जन्म होता है जब ये एक अनुबंध के आधार पर इन क्षेत्रों में, इन देशों में आते हैं और कच्चा माल लेते हैं। उनको कम पैसा देते थे, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं और पूरे क्षेत्र पर ही अधिकार कर लेते हैं और वहाँ के शासक बन बैठते हैं। अब हम आगे बात करें साम्राज्यवाद के प्रसार में सहायक परिस्थितियां। तो साम्राज्यवाद तो हमारे को समझ में आ गया भी क्या होता है, और उपनिवेशवाद भी हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ चुका होगा कि भाई उपनिवेशवाद क्या होता है और ये साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद क्यों होता है, इसके कारण क्या थे, और ये जो बढ़ रहे थे विश्व के दूसरे देशों में, तो ये साम्राज्यवाद और जो उपनिवेशवाद था इसकी प्रवृत्ति क्या है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें सहायक जो परिस्थितियां थी वो क्या रही होंगी। तो 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान थी। तो 19वीं शताब्दी की बात कही है, साम्राज्यवाद का जो विस्तार होना था उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बहुत से क्षेत्रों में रही हैं। साम्राज्यवादी देशों ने इनका पूरा लाभ उठाया था। तो किनका? ये जो परिस्थितियां थी इनका लाभ उठाया। यूरोपीय देशों में साम्राज्यवाद की भावना के विकास के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। तो जो साम्राज्यवाद की भावना थी वो यूरोपीय देश ये चाहते थे कि हम सभ्य हैं और दुनिया के दूसरे देशों को भी सभ्य बनाएंगे। वो ऐसा विचार लेकर हर क्षेत्र में जाते थे, फिर धीरे धीरे वहां पर अधिकार करते थे। इन सब का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है जो हम नीचे देखेंगे। तो देखिए, नंबर 1 में बताया है यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति से तो हम पहले ही परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम ये जान लेते हैं आगे क्या बताया कि भाई किस तरह से साम्राज्यवाद में ये सहायक होती है। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में आधुनिक ढंग के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आधुनिक ढंग के मतलब नए नए परिवर्तन हुए। लघु उद्योगों का स्थान बड़े बड़े कारखानों ने ले लिया था, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा और उत्पादन बढ़ने से कच्चे माल की कमी महसूस की जाने लगी। फिर आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने से तैयार की गई वस्तुओं को बेचने के लिए भी नई मंडियों की आवश्यकता होने लगी। तो यहाँ पर नई नई मंडियों की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि तैयार माल बहुत ज़्यादा था और वो ज़्यादा लंबे समय तक वो रख नहीं सकते थे, इसलिए उसको बेचना जरूरी था और वो बिकेगा तभी उनके पास धन आएगा। तो ऐसी स्थिति में यूरोपीय देशों के लिए दूरवर्ती स्थानों में उपनिवेश प्राप्त करने अति आवश्यक हो गए थे। तो यहाँ पर इसी वजह से दूसरे देश में जाकर के माल बेचना और वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करना ये जरूरी हो गया था। और परिणाम स्वरूप इन देशों ने एशियाई और अफ्रीका के बहुत से देशों पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार साम्राज्यवाद की भावना को प्रोत्साहन मिला था। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बड़ा ही इजी चैप्टर है। बस आपको याद रखना है मुख्य मुख्य जो तथ्य हैं उनको,
फिर इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, यूरोपीय देशों में अतिरिक्त पूंजी। तो यूरोपीय जो देश थे तो उनमें अतिरिक्त पूंजी की बात कही गई है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों में अत्यधिक धन इकट्ठा हो गया। तो धन तो इकट्ठा होना था, उद्योग में जो वस्तुएं बनती थी वो बिकती थी, और बिकती थी तो धन आता था। उन देशों में बड़े बड़े पूंजीपतियों का एक वर्ग तैयार हो गया। तो बड़े बड़े जो पूंजीपति थे वो संयुक्त हो गए, और पूंजीपतियों की अतिरिक्त पूंजी कहाँ लगाई जाए, अब यह प्रश्न उठने लगा था। अब किसी के पास अतिरिक्त पैसा होता है तो वो अपने लिए सुख सुविधा के दूसरे साधन, या फिर इस पूंजी को और बढ़ाया जाए, उसी तरह के कुछ साधन वो ढूंढने का प्रयास करता है। तो उनके अपने देशों में ब्याज की दरें बहुत कम थी। जो पैसा उनके पास था अगर वो अपने देश में इन्वेस्ट करते तो उनको ब्याज कम मिलता था। यह देखकर बड़े बड़े पूंजीपति यही अच्छा समझते थे कि अतिरिक्त धन अपने देश के उपनिवेशों में रेल, खानों और कारखानों तथा आदि में लगाया जाए, ताकि उन्हें पर्याप्त लाभ भी मिले और उनकी पूंजी भी सुरक्षित रहे। तो उन पूंजीपतियों ने ही ऐसा किया था कि उपनिवेश जो गरीब देश थे उनमें वो अपनी पूंजी लगा देते थे, रेल बनाने में, खान खुदवाने में, कारखाने स्थापित करने में, ताकि वहाँ से जो है पूंजी तो सेफ रहे और जो एक्स्ट्रा जो उनकी कमाई बोलते हैं वो भी उनको मिलती रहे। इस प्रकार यूरोपीय देशों की पूंजीपतियों ने अपनी सरकारों को उपनिवेश स्थापना के लिए प्रेरित किया था। तो ये जो उद्योगपति थे इन्होंने भी प्रेरित किया था अपनी सरकारों को कि कुछ दूसरे बाजारों की खोज कीजिए और उन पर अधिकार कीजिए, ताकि हम अपना धन वहां पर लगा सकें और अपने देश का बहुत ही आगे तक क्षेत्र विस्तार कर सके। अब है पॉइंट नंबर 3। अब इसको देखते हैं, ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान। तो ईसाई धर्म प्रचारकों का जो योगदान रहा है वो इसमें किस प्रकार से रहा है, तो सीधी सी बात है, बिशप, पोप और पादरी जो होते थे वो ईसाइयों के धर्म प्रचारक होते थे। तो देखिए, एशिया और अफ्रीका की पिछड़ी जातियों में ईसाई धर्म फैलाने के लिए यूरोप के ईसाई पादरियों ने भी साम्राज्यवाद को भरपूर समर्थन दिया था। तो यहाँ समझने वाली बात है कि जो पुजारी होते थे उनके, वो जब इस बात में विश्वास रखते थे कि भाई हम किसी गरीब या पिछड़े हुए पर अपना अधिकार कर ले, उसका शोषण करें और उससे हमारे भगवान प्रसन्न होंगे, तो वो कहाँ तक किसी का भला कर पाएगा, ये सोचने वाली बात थी। तो देखिए, पादरी भी जो है वो साम्राज्यवाद समर्थन करते थे। अब पादरी लोग नए उपनिवेशों की स्थापना से बहुत प्रसन्न होते थे। तो पादरी क्यों प्रसन्न होते थे? क्योंकि उन्हें ईसाई धर्म फैलाने का नया क्षेत्र मिल जाता था। वो जाकर के अपने धर्म के विषय में वहाँ के लोगों को जो है बताते थे, अवगत करवाते थे, और उनको अच्छा बुरा जैसा भी था उनको पाठ पढ़ाते थे, और फिर वो अपने धर्म में उनको प्रवर्तित करने का पूरा प्रयास करते थे। इससे क्या था कि जो साम्राज्यवाद था वो बढ़ता था। ईसाई पादरियों के लिए साम्राज्य विस्तार धर्म प्रसार का एक अच्छा साधन बन जाता था। तो जो उनकी सरकारें थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उनकी सरकारें या वो जो कंट्रीज किसी दूसरे देश पर अधिकार करती थी, तो वो तो साम्राज्यवाद का विस्तार था ही, लेकिन साथ ही साथ पादरी भी खुश होते थे, क्योंकि उनको उस क्षेत्र में अपने धर्म के प्रसार का एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता था। तो ये सब परिस्थितियां रही हैं उपनिवेशवाद के साथ साथ साम्राज्यवाद को भी बढ़ाने की। अब यहाँ पर बात करें तो हम पॉइंट नंबर 4, यूरोपियन राष्ट्रवाद की भावना। तो ये यूरोपियन राष्ट्रवाद की भावना क्या है, किस तरह से यह प्रभावित करती है अन्य क्षेत्रों को, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, अंतिम दशक कहा है 19वीं शताब्दी कौन सी, 1880 के बाद के जो वर्ष थे उनकी बात कही गई है। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में यूरोप में उग्र राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो गई थी। तो भावनाएं जो थी उग्र राष्ट्रवाद की वो प्रबल हो गई थी, भड़क उठी थी, और सभी प्रमुख यूरोपीय राष्ट्र विश्व की महान शक्ति बनने के इच्छुक हो गए थे।
और हमने देखा कि भाई जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुए हैं वो भी इसी को ही जो है संदर्भित हैं। तो सभी यूरोपीय राष्ट्र एक महान शक्ति बनने के इच्छुक हो गए थे और वे एक दूसरे से अधिक उपनिवेश प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे। उपनिवेश प्राप्त करना विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था। तो यहाँ पर सभी राष्ट्र ये देखते थे कि भाई किसके पास सबसे ज़्यादा उपनिवेश है। अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा उपनिवेश है तो वो सब में ज़्यादा ताकतवर होगा। इसलिए यूरोपीय राष्ट्रों के बीच उपनिवेशों के लिए दौड़ चल पड़ी। तो दौड़ चल पड़ी थी उन कंट्रीज के बीच में। वो एशिया और अफ्रीका के अंदरूनी जो देश थे वहाँ तक भी अपना अधिकार करने में सफल रहे और कुछ देश तो ऐसे होते थे जो काफ़ी संघर्ष करते रहे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आप लोगों ने सुना होगा कि इंडो चाइना क्षेत्र में जो वियतनाम देश है वो बार बार उजड़ता रहा फ्रांस के सामने और फिर खड़ा होता था, फिर उजड़ जाता था, फिर खड़ा होता था। इसी तरह से भारत ने भी अपने क्रांति वीरों के माध्यम से अंग्रेजों का बहुत डटकर काफ़ी लंबे समय तक मुकाबला किया। उससे पहले हमारे राजा महाराजाओं ने डटकर के सामना किया अंग्रेजों का। फिर उसके बाद हमारे लोकल जो लीडर्स थे उन्होंने भी काफ़ी सामना किया अंग्रेजों का। मरते दम तक उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने पर मजबूर होना ही पड़ा। तो देखिए इसके आगे यूरोपीय देशों की इस भावना ने साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ पर यूरोपीय जो देश थे वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनना चाहते थे। इस भावना ने जो है साम्राज्यवाद को बढ़ाने पर मजबूर कर दिया था। अब पॉइंट नंबर 5 है सभ्य बनाने का अभियान। अब सभ्य बनाने का अभियान क्या होता है ये कि भाई ये जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपीय कंट्रीज़ थी, ये क्या कहते हैं कि ये विश्व के दूसरे क्षेत्रों में जब भी जाते हैं तो ये औरों को अपने से कम सभ्य मानते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम आप लोगों को सभ्यता यानी कि सभ्य बनाएंगे। तो वो जाते हैं कहीं भी तो वहाँ के लोगों को नीचा दिखाते हुए अपनी सभ्यता को बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे। तो यूरोपीय लोग अपने आप को अधिक सभ्य और श्रेष्ठ मानते थे और वो दूसरे क्षेत्रों के लोगों को कहते थे कि हम भी आप लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, तुम्हारा विकास करेंगे। ऐसे कुछ सपने दिखाते थे और धीरे धीरे उन पर अधिकार कर लेते थे। वे एशिया एवं अफ्रीका के लोगों को हीन कहते थे, हीन और असभ्य मानते थे। तो देखिए यही बात यहाँ बताई गई है और यूरोपीय देशों के अनुसार केवल उनकी सभ्यता ही विश्व में विकसित सभ्यता थी। तो यूरोपीय जो देश थे वो ये मानते थे कि जो उनकी कंट्री है, उनकी जो सभ्यता है विश्व में बस अकेली वही विकसित सभ्यता है, बाकी तो हीन और दीन है। तो उन्होंने अपनी अपनी सभ्यता का विकास अविकसित देशों में करना आवश्यक समझा। तो वो इसी नाम पर जो है अविकसित देशों में अपने सभ्यता का प्रचार प्रसार करने लगे थे। उनका कहना था कि हीन जातियों को सभ्य बनाना श्रेष्ठ जातियों का कर्तव्य है। तो वे अपने आप को श्रेष्ठ जातियां मानते थे और जिन पर वो कब्जा करते थे गरीबों पर, उनको वो हीन मानते थे। तो वो इसकी आड़ में कहते थे कि हीन जातियों को सभ्य बनाना श्रेष्ठ जातियों का कर्तव्य है। अधिक से अधिक उपनिवेशों को अपने अधीन लाने को वह अपने राष्ट्र के लिए सम्मान का चिन्ह मानते थे। तो जितने ज़्यादा उपनिवेशों को वो अपने राष्ट्र में जोड़ते थे वो अपने देश के लिए इसे सम्मान मानते थे। अब यहाँ पर बहुत ही पेचीदा बातें हमें पता चलती हैं कि किस तरह से ये अपनी भावनाओं को, अपने जो आदर्श हैं, जो अपनी लालसा है, वो सारी चीज़ें थोप देते हैं उपनिवेशों पर। आगे चल के पॉइंट नंबर 6 देखते हैं यातायात और संचार के साधन। अब यातायात संचार के साधन क्या है? यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यातायात एवं संचार के साधनों का भी विकास हुआ। अब ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण होगा और नगरीकरण होगा और फिर वहाँ पर कार्य करने वाले होंगे, कच्चे माल की आवश्यकता होगी, तैयार माल बाहर जाएगा।
तो ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर जाएंगे, तो इन सब के लिए जो है संचार की आवश्यकता होती है, यातायात की आवश्यकता होती है। तो इसी के लिए देखिए भाप की शक्ति से चलने वाले जहाजों, जो जहाज पानी के जहाज होते हैं वो भाप की शक्ति से चलने वाले जहाज तार के आविष्कार के परिणाम स्वरूप, तार क्या होता है, ये डाक के थ्रू एक टेलीग्राम भेजा जाता है, तो उसी को ही तार कहते हैं। ये थोड़ा तीव्र गति से चलता है, तो ये तीव्र गति से पहुंचाया जाने वाला संचार का साधन है। दूर दूर के देशों पर अधिकार करना और उन पर शासन करना आसान हो गया। तो जो सूचनाएं थी वो ज़्यादा जल्दी पहुंचाने के लिए इन भाप के इंजनों वाले जहाज और तार का आविष्कार किया गया, जिससे दूर दूर के क्षेत्रों तक जो है अपने संदेश पहुंचाए जा सके। यद्यपि यातायात के साधनों का विकास बहुत पहले हो चुका था। इसने कहा है कि यातायात के जो साधन थे वो तो विकसित पहले ही हो चुके थे, लेकिन उनका वास्तव में प्रभाव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दृष्टिगोचर हुआ। तो ये कह रहा है कि भाई विकसित तो हो गए थे, लेकिन उनका वास्तविक जो प्रभाव था वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात कर रहा है। तो 1880 के दशक के बाद के जो साल हैं वो सारे तो दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। इन साधनों या इन संसाधनों की सहायता से उपनिवेश विस्तार की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ती है। तो ये जो साधन है ये उपनिवेशवाद की प्रक्रिया को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा देते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो देखिए एशिया एवं अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियां। तो अनुकूल परिस्थितियां भी जो है वेस्टर्न कंट्रीज को अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ। तो उसके विषय में हम जानेंगे कि कैसी परिस्थितियां थी एशिया और अफ्रीका की, जिसकी वजह से जो पश्चिमी देश थे वो इनकी तरफ आकर्षित हुए। एशिया एवं अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियां भी यूरोपीय साम्राज्य के विस्तार में सहायक सिद्ध हुई थी। वो कैसी परिस्थितियां थी? तो देखिए इन देशों में औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, तो इसलिए कच्चा माल भी काफी मात्रा में था। एशिया एवं अफ्रीका के कारीगर और शिल्पकार यद्यपि उत्तम वस्तुएं तैयार करते थे। देखिए यहाँ पर जो लघु उद्योग करते थे या फिर जो छोटे उद्योग करते थे लोग, वो शिल्पकार थे, कारीगर थे, और वो सर्वोत्तम वस्तुएं बनाते थे, बहुत ही श्रेष्ठ वस्तुएं बनाते थे। लेकिन क्या होता था कि वो स्लो थे, परंतु मशीनों की अपेक्षा हाथों से तैयार की गई ये वस्तुएं सीमित मात्रा में और महंगी होती थी। तो समय भी लगता था और बहुत कम मात्रा में बनती थी, और फिर ये महंगी भी होती थी। जो यूरोपीय कारखानों में मशीनों से ज्यादा मात्रा में तैयार की गई सस्ती वस्तुओं के सामने कहीं नहीं ठहरती थी। तो जो चमक धमक वाली थी और जो यूरोपीय कारखाने थे वो मशीनों के द्वारा जो माल तैयार होता था वो थोड़ा सा साफ सफाई से बनता था, तीव्र गति से बनता था, और उसमें समय भी कम लगता था और उसमें वेस्टेज भी कम जाता था और लोगों की आवश्यकता भी कम होती थी। और इन्हीं चमकती धमकती वस्तुओं के सामने जो ये लोकल महंगी वस्तुएं थी वो टिक नहीं पाती थी। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों ने आधुनिक ढंग से शस्त्र बना लिए थे। तो औद्योगिक क्रांति के कारण यहाँ पर बताया कि यूरोपीय देश के जो लोग थे, जो देश थे, उन्होंने आधुनिक ढंग के शस्त्र बना लिए थे। अलग अलग तरह के रिवॉल्वर वगैरह है, और फिर यहाँ पर देखिए किस तरह के हथियार बनाए गए जो आज हम देखते हैं, और शक्तिशाली सेनाओं का निर्माण कर लिया। और उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्तिशाली सेनाओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। अपनी सेना को ये आधुनिक और तेज धार वाले हथियार दे दिए जो दूर से ही अपने शत्रु पर अटैक कर सकते हैं। इससे उनके लिए एशियाई और अफ्रीकी देशों की पिछड़ी एवं दुर्बल सेनाओं को पराजित कर नियंत्रित करना और आसान हो गया था। तो इन आधुनिक हथियारों और प्रशिक्षित सैनिकों के सामने जो ये पिछड़े और दुर्बल अफ्रीकी और एशियाई देशों के लोग थे या सेनाएं थी, उनको ये पश्चिमी देश की सेनाएं आसानी से पराजित कर देती थी, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार होते थे। इसके अतिरिक्त उस समय एशिया और अफ्रीका के देशों की शासन व्यवस्था निर्बल थी।
तो बताया है जब ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद बढ़ रहा था, या यूं कहे कि जो ईसाईयत बढ़ रही थी, या फिर ये कहे कि जो पश्चिमी देश की जो संस्कृति थी वो आगे बढ़ रही थी, कल्चर आगे बढ़ रहा था, तो उस समय के दौरान एशियाई और अफ्रीकी देशों की जो शासन व्यवस्था थी वो निर्बल थी, जिसके कारण यूरोप के शक्तिशाली देशों के लिए इन पिछड़े देशों पर अधिकार करना संभव और आसान हो गया था। तो ये जो पिछड़े हुए देश थे अफ्रीकी और एशियाई, इन पर यूरोप के देशों ने आसानी से अपना अधिकार कर लिया था, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, इनका विकास इतना नहीं हुआ था, इनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, ये केवल अपने सांस्कृतिक रूप से जो प्रथाओं में चली आ रही थी उन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इतना ही आप लोगों को ये चैप्टर करवाएंगे। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इस चैप्टर की 2 वीडियो लेकर के आ रहे हैं, और दोनों वीडियो प्रोवाइड करवाने के बाद फिर हम आपको एक कंप्लीट चैप्टर की वीडियो एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसके लिए आप लोग बने रहिए आपके अपने इस स्टडी 888 चैनल से। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जल्द से जल्द ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक को शेयर करना न भूलें। आप लोगों के एग्ज़ाम अति नज़दीक आ रहे हैं, तो बगैर विलंब किए आप अपनी स्टडी करना शुरू कर दें, अच्छे से रिवीजन करें और अपना टाइम टेबल बनाएं। सर्दियों की छुट्टियां हैं, इसमें पूरी तरह से आनंद लें अपनी स्टडी का। आपको अपने बेड पर अपने रज़ाई में बैठे बैठे आराम से इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनना है, समझना है, और फिर आपको आगे बढ़ जाना है। आपने जो टारगेट बनाया है सक्सेस होने का, वो भी आपको अचीव करना होता है। अब हम आगे साम्राज्यवाद के विषय में जानेंगे अगली वीडियो में, किस तरह से साम्राज्यवाद होता है। इंग्लैंड के उपनिवेशों की बात करेंगे, भारत पर किन किन कंट्रीज ने अधिकार किया है और किन किन राजाओं ने किस किस वर्ष उन्होंने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिर भारत के जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनका कैसा परिवेश रहा, सारी बातें जानेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से इन सब के चुंगल से हमारे ये देश निकल कर के बाहर आते हैं, कौन कौन इसमें योगदान देता है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पूरा ध्यान से पढ़ें। हमारी जो ये हिस्ट्री है बड़ी ही ज़बरदस्त है, दिमाग में सेट होने वाली हिस्ट्री है। जो बच्चे हिस्ट्री के नाम से ऊब जाते थे वो अब एनसीईआरटी ने दूर कर दिया है और एक रोचक रूप से हमारी हिस्ट्री को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग 1% भी ऊबे नहीं, आपकी हिस्ट्री आपको बड़े ही मज़ेदार तरीके से पढ़ा रही है, और इसमें और भी ज़्यादा हम स्टडी 888 चैनल के माध्यम से आप लोगों को योगदान दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।